हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ और फार्मूलों को देखेंगे। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड आज हम लोग फार्मूलों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। यानी प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इस साइड। अब देखिए, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और द्विध्रुव के अक्ष पर कोई एक बिंदु P है जिस पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। ये द्विध्रुव की हो गई अक्ष। अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यू। और इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप वो होगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू वेक्टर p/r क्यू। ये परिणामी क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर। दिशा देख लेते हैं। वेक्टर P और वेक्टर E की जो दिशा होगी वो एक ही ओर होगी। यानी अच्छी स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा सेम होगी, यानी एक ही डायरेक्शन में होगी। ये जो R है ये द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की डिस्टेंस है जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं हम लोग निरक्ष में। तो निरक्ष मतलब द्विध्रुव के केंद्र से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं P। इस बिंदु P की भी डिस्टेंस स्मॉल r हम ले लेते हैं। उस कंडीशन में जो ये निरक्ष है, द्विध्रुव की जो निरक्ष है उस पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसके लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r क्यू। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम, यहां भी न्यूटन प्रति कूलाम। सदिश रूप इसका देख लेते हैं। सदिश रूप वेक्टर E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर p/r क्यू। दिशा यानी निरक्षीय स्थिति में जो दिशा होगी वेक्टर P और वेक्टर E की ये विपरीत दिशा होंगी। विपरीत होंगे। यानी अच्छी स्थिति में एक ही ओर होंगी दोनों की डायरेक्शन, लेकिन निरक्षीय स्थिति में दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब जो R है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या है ये। R जो है द्विध्रुव के केंद्र से दूरी है, या ये भी कह सकते हैं हम लोग द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है, उस बिंदु की दूरी है
जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और जो E है वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, वो यूज करेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/R3। ये आपस में विपरीत है, इसलिए यहां पर सदिश रूप में हम लोग माइनस ले लेंगे। ये निरक्षी स्थिति है, निरक्षी स्थिति, और ये अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में। यानी अच्छी स्थिति में जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, और निरक्षी स्थिति में जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम लोग ये यूज करेंगे। निरक्ष को इक्वेटोरियल भी बोलते हैं और अच्छी रेखा को एक्सियल बोलते हैं। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यानी निरक्षी रेखा को इक्वेटोरियल बोलते हैं और अच्छी रेखा को एक्सियल बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, निरक्षी को। विषुवत रेखा। एक फार्मूला हम लोग और यूज कर लेते हैं कि E अच्छी इज इक्वल टू माइनस का 2E निरक्षीय। निरक्षीय एक फार्मूला ये हो गया। अब आइए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला देख लेते हैं। तो इस स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा हमारा, वो होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r3। अब आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमारा P है, और इस द्विध्रुव के केंद्र O से हमने मान लिया डिस्टेंस R पर कोई बिंदु P स्थित है। अब क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है ये एक सदिश राशि है, तो इसको हमने दो घटकों में यहां पर वियोजित कर लिया है, यानी कि P cos थीटा और P sin थीटा। P cos थीटा जो है ये द्विध्रुव की A1 B1 पोजीशन है, और इस कंडीशन में जो बिंदु P है वो इस द्विध्रुव के अक्ष पर होगा। इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो हमारी इस ओर होगी, यानी कि ऊपर की ओर होगी। और दूसरी पोजीशन में जो A2 B2 है उसके लिए बिंदु P निरक्ष में होगा, और इस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2 इस डायरेक्शन में। अब E1 और E2 का जो परिणामी है E, वो मान लेते हैं हम कि E1 से अल्फा कोण बनाता है। तो उस कंडीशन में जो हम लोग कोण अल्फा फाइंड करेंगे वो इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब थीटा देख लेते हैं हम लोग क्या है कि जो थीटा है ये जो द्विध्रुव की AB पोजीशन है उससे
OP के मध्य का कोण है। इस प्रकार से द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना परिणामी विद्युत क्षेत्र E E1 के साथ अल्फा कोण बनाता है। इस स्थिति में जो tan अल्फा होगा वो होगा हमारा 1/2 इंटू tan थीटा। थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में रख करके हम लोग अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में। जो न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। दो आवेश प्लस 2.0 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 2.0 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। आगे इसमें कह रहा है कि यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आइए न्यूमेरिकल में जो कुछ दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.0 माइक्रो कूलाम। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। आवेशों के मध्य डिस्टेंस नोट कर लेते हैं मीटर। फार्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁻6 और इसको भी लिख लेते हैं -3। ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। अब देखिए न्यूमेरिकल में दो कंडीशन दी गई। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। इसमें जो R दी गई है 0.30 मीटर दी गई। आइए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ P की वैल्यू अभी हमने यहां पर निकाली हुई है 5.0। 10⁹ से ये 10⁻⁻9 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, इसके द्वारा 2 जीरो और इसके द्वारा भी 2 जीरो, 0 से 0 कट कर दीजिए, 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो नीचे के, 3 से काट दीजिए, इस 3 से इस 3 को काट दीजिए, हमें मिल गया 5 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 10⁻³ अपॉन 3 या इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन है जब द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है। इस कंडीशन में जो बिंदु होगा वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर होगा, तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूले का यूज करेंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2P/r³। इसको हम लोग E डैश लिख लेते हैं, या 1/4πε0 P/r³ की वैल्यू हमारी E थी और E की वैल्यू हमने यहां पर निकाली हुई थी, तो इसको तो हम लोग E लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 इंटू ये वाली वैल्यू पूरी रख दीजिए E की 1.66 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 0.32 इंटू 10⁻³। अब आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल कि प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा माइनस का
2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। जो कुछ दिया है वो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम। द्विध्रुव के केंद्र से जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 2 मीटर। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो दी गई है 1.0 सेंटीमीटर या 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पहले हम लोग इसमें P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 12। वैल्यू रख दें 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 12 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। P की वैल्यू हमको मिल गई। अब आइए हम लोग E की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में E की वैल्यू पूछी है। फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू अच्छी स्थिति में, देखिए उसमें अक्ष में पूछा है, अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। अब आइए इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू P की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹। 1/4πε0 की वैल्यू तो हमने रख ली, R की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी 50 इंटू 10⁻⁻² होल टू द पावर 3। अब देखिए 10⁻9 और 10⁻⁻⁹ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बचा उसे नोट कर लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू 2.5 अपॉन इनका 3 बार मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू, अब इसको देख लेते हैं, घात के ऊपर घात लगी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका माइनस का 6। दशमलव हटा देते हैं, नीचे एक जीरो भी बढ़ा लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 25 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 50, 50 से नीचे वाला 50 भी कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 9 अपॉन, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू 10⁻⁻⁶, या यही हो गया 9/25 इंटू 3 जीरो हैं तो इसको 10 की घात 3 लिख देते हैं और ये 10⁻⁻⁶। ये कंडीशंस यदि आपको देखना है पावर वाली की पावर्स का कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो आप जो लेक्चर है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल उसमें आप जा करके इन कंडीशंस को देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9/25 और अपॉन में 10⁻⁻⁶ प्लस 3। आइए इससे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 9/25 इंटू, इसको देख लेते हैं 10⁻⁻3।
इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ अपॉन, यही हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1000 अपॉन 25। 25 से 1000 को काट दीजिए, 40 आएगा, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा आंसर हो।